Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Behre. So let's get started with our today's session, and your first question is, Project Tiger was launched in the year, options are 1968, 69, 72, 73, 75, 76 or 82, 83. So the launching year of the Project Tiger was 1972-73. After a very vast declining population of tiger, जब टाइगर की बहुत वास्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, तब 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, जिसमें टाइगर रिजर्व्स को इंट्रोड्यूस किया ना. एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ इन उत्तराखंड. वहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी. एंड एट द स्टार्टिंग या इनिशिएटिंग पॉइंट 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे. उसके बाद प्रेजेंटली इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं. और अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है टाइगर रिजर्व 53rd जो है, वो कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. ओके, सो रिसेंट ऐड हुआ गुरु घासीदास एंड प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1972-73. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is known as the Tiger Princess? Options are Vandana Shiva, Menaka Gandhi, Sunita Narayan और लतिका नाथ. So लतिका नाथ जो है, she is known as the Tiger Princess. क्यों इनको टाइगर प्रिंसेस का टाइटल दिया? क्योंकि इनका काफ़ी रिनाउंड रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ टाइगर कंजर्वेशन. सो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, और उस डॉक्यूमेंट्री में नेशनल ज्योग्राफिक ने इनको टाइगर प्रिंसेस का टाइटल दिया था. एंड रिसेंटली इन द ईयर 2020 में इनकी लाइफ हिस्ट्री पे कवर स्टोरी बनी, जिसका टाइटल क्या है? हर डेरिंगनेस. ये इनकी कवर स्टोरी का टाइटल है. एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. क्या है? फर्स्ट फीमेल वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं. और उसके पहले उनको टाइटल मिल चुका था टाइगर प्रिंसेस बाय द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. Next question is, where was the first international conference held on environmental conservation? Options are Sweden, Japan, USA और Brazil. So जो first international conference थी किस पे? Environmental conservation पे. So जो very first environment conference हुई थी वो थी आपकी the UN Conference of Human and Environment. कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? द UN Conference of Human and Environment, जो कि सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे थी, है ना. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इसी को क्या नाम दिया था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. कहाँ हुई थी? स्वीडन में. ठीक है. सो द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन द स्टॉकहोम, दैट इज इन स्वीडन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, situated in Mizoram, Phongpui National Park is also known as. Options are Black Mountain Park, Blue Mountain Park, Yellow Mountain Park और Mizo Hills Park. So जो मिजोरम में फोंगपुई नेशनल पार्क है, it is also known as Blue
माउंटेन पार्क। उस रीजन में हमेशा जो होते हैं क्लाउड्स उस एरिया के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा अपेयर होता है, इसलिए उसको ब्लू माउंटेन पार्क बोलते हैं। किसको? मिज़ोरम में लोकेटेड है कौन सा पार्क? फोंगपुई नेशनल पार्क, उसको ब्लू माउंटेन पार्क बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स इज। ऑप्शंस आर एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्वीन और पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसे ड्रग्स हैं जो कि किसको मारते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंड इन चारों ड्रग्स में जो एंटीबायोटिक ड्रग है वो है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? पेनिसिलियम था, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगस होती है, उसमें से इसको आइसोलेट किया था। किसने आइसोलेट किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट किया था। सो इन जो ऑप्शंस में जो भी ड्रग्स दिए हैं हमको चार, उनमें से एंटीबायोटिक ड्रग कौन सी है? पेनिसिलिन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्स 4028 is a recently developed biofortified high protein variety of which crop? हाई प्रोटीन वेराइटी है, क्या नाम है? मार्क्स 4028 किसकी हाई प्रोटीन वेराइटी है? वीट की हाई प्रोटीन वेराइटी है ना? किसने इसको डेवलप किया है? अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन पुणे। वहाँ पे वीट में भी पर्टिकुलरली ड्यूरम जो वैरायटी होती है ना, ड्यूरम वीट की वैरायटी में एक हाई प्रोटीन स्पीशीज़ डेवलप की है, जो कि आपकी क्या? मार्क्स 4028 वीट की ऐसी ड्यूरम वैरायटी है। ड्यूरम भी वैरायटी का ही नाम है वीट का, ठीक है, जिसका प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ना, तो ईयर देखना पहले तो किस ईयर का पूछा है थीम। अक्सर ईयर और थीम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को होता है, अभी रिसेंट निकला हुआ है। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 था, मतलब लास्ट ईयर तो जो था, उसकी थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ना। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। ये कब की थी? अभी जो 5 जून निकला है एनवायरनमेंट डे, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, लेकिन हमसे 2021 का पूछा था, तो इट वाज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? तो जो इसमें आपकी हीलियम, आर्गन एंड नियॉन है, ये तीनों ही नोबल गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट द रेडॉन ना। रेडॉन इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी इसको कंसिडर किया जाता है, तो वो नेचुरली एयर में प्रेजेंट नहीं होती है। एयर में सिर्फ और सिर्फ हमको हीलियम, आर्गन एंड नियॉन मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ प्रोसेस दी हुई हैं एंड पूछा है हमको कि विच ऑफ द अबव एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। मतलब ये जो 4 प्रोसेसेस दी हुई हैं, इनमें से
CO2 किससे रिलीज होता है, जब उसमें से CO2 रिलीज होगा तभी वो आगे जाके क्या होगा, कार्बन साइकिल में ऐड होगा। सो पहला हम देखें, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है, नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, O2 का यूज होता है और CO2 का रिलीज होता है, तो ये भी कार्बन साइकिल में ऐड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन थर्ड इज डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसके डिकम्पोजिशन की जब प्रोसेस होती है, जब बैक्टीरिया और फंजाई उस पर फीड करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तब भी CO2 का रिलीज होता है। और वोल्केनिक इरप्शन एक्शन, जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, उसमें से भी CO2 जो है वो रिलीज होती है। तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 यूज होती है, मतलब कार्बन साइकिल से CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स उसको यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन बाकी जो 3 प्रोसेस हैं उसमें क्या होता है, CO2 जो है वो रिलीज होती है। सो ऑप्शन क्या होंगे हमारे, B, C एंड D। ऐड पूछा है ना, सो B, C और D, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 4 components constitute an ecosystem? 4 ऑप्शंस हैं, उनके कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और पूछा है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो बेसिकली इकोसिस्टम जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज योर बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज योर एबायोटिक कंपोनेंट। अब व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक? सो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या क्या जाएंगे आपके, चाहे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा एनिमल जो है, जो भी लिविंग है, प्लांट्स भी उस पर इंक्लूड होते हैं क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। तो जो भी इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट होता है, इट कंसिस्ट द बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और जो भी नॉन लिविंग पार्ट होता है वो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब नॉन लिविंग क्या क्या हो सकता है, जो भी हमारा फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, लाइट है, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं और ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। प्लस इसके साथ जो भी सॉल्ट है, मिनरल है, वाटर है, जो भी हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सारे भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमको बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स मिले, यही दोनों मिलके तो इकोसिस्टम बनाते हैं, है ना। इकोसिस्टम किससे मिलके बनता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से। सो जो ऑप्शन सी अगर हम देखें तो क्या क्या है इसमें, एबायोटिक मटीरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो अगर हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को कंबाइनली देखें तो ये बायोटिक कंपोनेंट ही तो है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं आपके, बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं। सो इधर हमको मिल गया एबायोटिक प्लस बायोटिक, तो ऑप्शन होना चाहिए सी। इसके अलावा अगर ऑप्शन डी देखें तो हर्बीवोर, कार्निवोर, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये सारे क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग पार्ट है, मतलब ये सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर ए और बी ऑप्शन में वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं, मतलब जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं या नॉन लिविंग पार्ट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, जिसमें एबायोटिक भी हो और बायोटिक भी हो, और एबायोटिक और बायोटिक मिलके ही इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेज द हार्ट रेट?
किस हार्मोन के सीक्रेशन से हार्ट रेट बढ़ता है या हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है? सो इट इज़ योर एड्रेनलिन। जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है बॉडी में तो हमारी जो हार्ट रेट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट की स्टेट होती है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, ये इसका दूसरा नाम है एड्रेनलिन का। इसके अलावा इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। याद रखना, विच हार्मोन इज द इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन इज द इमरजेंसी हार्मोन। और फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, सो एड्रेनलिन हार्मोन के और क्या क्या नाम है? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये चारों ही एक ही हार्मोन है एंड इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has passed the ecocide bill? Options are France, Australia, Singapore और भूटान। इकोसाइड क्या है? अगर वर्ड को स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा? इको और साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग, है ना। जिस भी वर्ड के आगे या मतलब जिसका जो सफिक्स है वो साइड होता है तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू किलिंग। जैसे हम बोलते हैं सुसाइड, तो सुसाइड मतलब खुद को मारना, तो इट इज़ किलिंग ऑफ सेल्फ इज द सुसाइड। तो साइड मतलब किलिंग एंड इको इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना। तो इकोसाइड क्या होगा? ऐसा कोई भी एक्शन जिससे एनवायरनमेंट या हमारे इकोसिस्टम को डैमेज हो रहा है, ठीक है, या उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, वो किस में आएगा? इट इज़ नोन एज इकोसाइड। और फ्रांस ने इकोसाइड बिल पास किया है जिसमें किसी भी ऐसे एक्शन को जो एनवायरनमेंट को हार्म दे रहा है, उसके हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, उसको डैमेज कॉज कर रहा है, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है अंडर द इकोसाइड बिल। सो वो इकोसाइड बिल किसने पास किया? फ्रांस ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन डिसऑर्डर्स कॉजेज शेकिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स? ऑप्शंस आर अल्जाइमर्स, पार्किंसन, इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। देखो, ये चारों ही जो हैं, ये चारों ही ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं मतलब कुछ डिसीज़ है रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें बॉडी पार्ट्स की शेकिंग होती है? मतलब कभी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा एज्ड पीपल होते हैं, उनमें एज होने के साथ साथ उनके जो हाथ पैर होते हैं वो कांपने लगते हैं, है ना। तो वो जो डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है? पार्किंसन डिसीज़ होती है। पार्किंसन में क्या होता है? अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट्स का, है ना, जिसमें शेकिंग होती है बॉडी पार्ट्स की, वो होती है पार्किंसन। और अल्जाइमर्स में क्या होता है? अल्जाइमर्स इज अ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? जो भूलने की बीमारी होती है वो होती है अल्जाइमर्स, है ना। हमारे घरों में दादी होती हैं, दादाजी होते हैं, क्या कहते, कुछ टाइम कुछ चीज़ें भूलते जाते हैं, है ना। तो वो अगर प्रोलॉन्ग्ड डिमेंशिया होता है, प्रोलॉन्ग्ड मेमोरी लॉस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्जाइमर्स डिसीज़ हो जाती है वो। ठीक है, और एनसेफेलाइटिस में क्या होता है? एनसेफेलाइटिस में ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। किसकी स्वेलिंग होती है? ब्रेन की। या स्वेलिंग को ही इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। तो जब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो होता है एनसेफेलाइटिस। और मेनिंजाइटिस क्या होता है? देखो, जहाँ पे भी जिस भी डिसीज़ में कभी टिस वर्ड दिख जाए, TIS, मतलब उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग,
और स्वेल होगा तो साइज बड़ा होगा। सो एनसेफेलाइटिस में क्या होता है, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, है ना, ब्रेन में 3 लेयर्स मिलती हैं और उसके अंदर फिर ब्रेन होता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और जब ये मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाती है तब उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सो एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन की जो कवरिंग होती है उस पर अगर स्वेलिंग होती है तो वो मेनिंजाइटिस होती है। और अल्जाइमर्स क्या होता है, डिमेंशिया होता है, जो कि भूलने की बीमारी होती है। और पार्किंसन इधर पे पूछा था कि जब अनकंट्रोलेबल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है या शेक होता है वो कौन सी डिसीज होती है, पार्किंसंस डिसीज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन ब्लड बैंक्स टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है बॉडी के अंदर उसकी एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्लॉट फॉर्म करता है। जैसे देखो हमको कभी इंजरी हो जाती है और अगर वहाँ से ब्लड बहता है, कुछ टाइम छोटी इंजरी होती है, कुछ टाइम में क्या होता है वो ब्लड जो है वो सूख जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो ब्लड होता है हमारा वो क्लॉट हो जाता है। सो अगर जब हम ब्लड बैंक्स में क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं कहाँ, बॉडी के बाहर। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो जाके ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, प्लास्टिक बैग्स में या जार्स में। सो उन जार्स में या उस स्टोरेज में ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड जिससे क्लॉट ना हो, उसमें क्या यूज़ करते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है। और ये कैसे सॉल्ट्स हैं, ये एंटी कोएगुलेंट्स हैं, है ना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं, ठीक है। और ब्लड बैंक में जो एंटी कोएगुलेंट्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट। सो द आंसर मस्ट बी C, both 1 and 2. Okay. Next question is which bone in the human body is called as the beauty bone? Options are femur, clavicle, cheekbone और pelvic girdle. Beauty bone किसको बोलते हैं? Any guesses? जो क्लेविकल होती है वो होती है ब्यूटी बोन। अब ये क्लेविकल बोन जो है वो कहाँ होती है, क्लेविकल बोन होती है आपकी शोल्डर बोन। क्लेविकल को ही क्या बोलते हैं, जो शोल्डर की बोन होती है इट इज़ नोन एज क्लेविकल। ये जो हमारी फ्रंट में जो बोन होती हैं ये दो, ये होती हैं आपकी क्लेविकल और इन्हीं को ही बोलते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है। याद रखेंगे, चीक बोन नहीं है, चीक बोन से कंफ्यूज मत होना। ब्यूटी बोन इज द क्लेविकल। और फीमर तो सबको पता ही होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, थाइज में प्रेजेंट है। और ब्यूटी बोन है आपकी बी क्लेविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंवला, लेमन, ऑरेंजेस एंड ग्रीन चिलीज आर द मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन। ऑप्शंस आर A, B, C एंड K। तो लेमन, ऑरेंजेस क्या है, ये तो सिट्रस फ्रूट्स हैं, प्लस आंवला प्लस ग्रीन चिलीज, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन C। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। दीज आर द रिच सोर्सेज। क्या क्या, आंवला, लेमन, ऑरेंज प्लस ग्रीन चिलीज आर ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। Next question is the basic unit of carbohydrates is, options are amino acids, sugar, neuron और nephron। बेसिक यूनिट मतलब क्या होता है, जिस किसी भी सबसे छोटे पार्ट से मिलके जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो उसकी बेसिक यूनिट होती है। जैसे हमारी जो बॉडी है
वो सेल्स से मिलके बनी। बहुत सारी सेल्स आपस में जब मिलती तो एक बॉडी का फॉर्मेशन करती। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जैसे एक घर बनता है, तो घर कैसे बनता है? जब बहुत सारे ब्रिक्स, ईंट आपस में मिलती है तो वो घर बनाती। तो घर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है। ऐसे ही पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी इन द रेशियो 1:2:1। लास्ट वीडियो में देखा था हमने शायद। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली क्या होते हैं आपके? सैकराइड्स। और सैकराइड्स मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं आपके एक तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में क्या होगा? जब एक सिंगल शुगर यूनिट होगी, जैसे एग्जाम्पल लें हम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? बस एक सिंपलेस्ट शुगर है, सिर्फ एक यूनिट है, तो वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। अगर ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ जाएं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये क्या बनाती हैं? माल्टोज बनाती हैं। और माल्टोज क्या हो जाएगा आपका? डाइसैकेराइड। अब ऐसे ही ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएं, मोर देन 2। ठीक है, मतलब ये ऐसे पॉलीमर जैसा बना ले तो वो होता है पॉलीसैकेराइड। तो जब ये हो जाती है तो ये क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाती है प्लस सेल्यूलोज बनाती है, दोनों ही आपके पॉलीसैकेराइड है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट क्या है? एक सिंपल शुगर ही तो है, तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर हम बोलते हैं। मोनोसैकेराइड जो है वो आपका बेसिक यूनिट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? शुगर होती है। जब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब वो जाके डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और अमाइनो एसिड्स किसकी यूनिट होती हैं? प्रोटीन्स की। जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब आपस में बॉन्ड करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड किसकी है? प्रोटीन्स की है। फिर न्यूरॉन जो है इट इज़ द सेल ऑफ, या बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की। अब हमारा ब्रेन जो है या नर्वस सिस्टम जो है वो भी सेल्स से मिलके बना है। ब्रेन की सेल्स कुछ अलग टाइप की सेल्स होंगी बाकी दूसरे बॉडी पार्ट से, तो ब्रेन की सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, इसलिए वो ब्रेन का बेसिक यूनिट होगी। और नेफ्रॉन जो है वो किसकी सेल्स होती हैं? किडनी की। ठीक है, तो किडनी का बेसिक यूनिट क्या होगा? नेफ्रॉन। तो इधर पे कार्बोहाइड्रेट्स पूछा था, so the correct answer is B. Sugar is a basic unit of carbohydrates. Next question is, who wrote the book Green Development? Green Development book है, इसके ऑथर कौन है? W.M. Adams, that is William M. Adams जो है उन्होंने बुक लिखी है Green Development. So the correct option is A. Next question is, Indian Institute of Forest Management is situated in, I think ये repeated question है, इसको हम already discuss कर चुके हैं। So जो IIFM है, that is Indian Institute of Forest Management, वो कहाँ situated है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। Next question is, the natural lens present in our eyes is, options are concave, biconcave, प्लेन कॉन्वेक्स और बायकॉन्वेक्स। तो जो हमारी आईज होती हैं उनमें भी एक नेचुरली लेंस प्रेजेंट होता है पहले से, तभी तो हम देख पाते हैं आईज के थ्रू। तो
तो वो जो लेंस होता है उसका शेप क्या होता है, बायकॉन्वेक्स लेंस होता है। बायकॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा शेप होता है बायकॉन्वेक्स लेंस का। तो ये जो लेंस है जो हमारी आंखों में नेचुरली जो प्रेजेंट लेंस है वो शेप क्या होता है, बायकॉन्वेक्स लेंस का वो शेप का वो लेंस होता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो 23 जून से GLC IAS में हमारे MPPSC मेंस के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड वी शैल कंटिन्यू दिस सेशन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन डू प्रिपेयर वेल, keep studying, keep revising and give your best. Thank you.